हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनेल्स का क्या काम होता है। हर एक सेल जो है वो एक मेम्ब्रेन से बाउंड होता है ताकि वो सेल के अंदर का जो कंटेंट है वो उसको सेफ रख सके। मैंने बताया था कि सेल के अंदर जो भी कंटेंट होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए। वो हर एक चीज़ को अंदर आने जाने नहीं दे सकता। तो यहाँ पर कुछ केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इसके लिए इन्हें सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होती है। इसलिए ये सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो ये काम करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एक ट्यूबुलर फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है। ये मैंने पहले सेल के डायग्राम में बताया भी था। यहाँ पर ये और थोड़ा बढ़ाया है मैंने कि ये सिस्टर्ने और वेसिकल्स को फॉर्म करता है। ये चीज़ है ये सिस्टर्ने है और ये जो स्फेरिकल दिख रहा है वो वेसिकल्स हैं और ये सिंगल मेम्ब्रेन्स बाउंड होता है। ये सारी ही टाइप के सेल्स में मिल जाता है एक्सेप्ट आरबीसी। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक्सेप्शन याद रखना इम्पॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दो तरीके का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो राइबोसोम से अटैच होता है और स्मूथ जो राइबोसोम से अटैच नहीं होता। फंक्शन है कि ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब जो भी आयंस या मॉलिक्यूल्स का एंटर और एग्जिट होता है सेल के अंदर उसमें काम करता है। ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड होता है वहां पर ये होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है ये कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो पॉइजन्स को और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई कर देता है और प्रोवाइड करता है प्रोटीन। ये जो मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस प्रोवाइड करना, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ये काम प्रोटीन सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म करता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो सेल ऑर्गेनेल है वो है गोल्गाई एपेरेटस। इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो मैं अभी आगे बताऊंगी। ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन था, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन होता है। इसको कैमिलो गोल्गाई साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर किया था। इसका स्ट्रक्चर ना वो ऑलमोस्ट इसी के टाइप का होता है। इसमें भी सिस्टर्ने और वेसिकल्स फॉर्म होते हैं। सिस्टर्ने ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है ये इस फॉर्म में, इसको सिस्टर्ने कहते हैं। और फिर वेसिकल्स ये जो होल्स आ जाता है इसको वेसिकल्स कह रहे हैं, गोल गोल वाले स्ट्रक्चर को। ये भी यहाँ पर भी एक सेक्शन है सेम। ये भी आरबीसीज में नहीं होता था, ये भी आरबीसीज में नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ ट्यूब सेल्स में भी नहीं पाया जाता। फिर है कि ये क्यों कहा जाता है इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पर गोल्गाई एपेरेटस क्या करता है कि इसके अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं, मटेरियल्स, आयंस होते हैं, ये उसे पैक कर लेता है, स्टोर कर लेता है और फिर ट्रांसफर करता है। इतना सारा काम कर लेता है, तो इसलिए इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहा जाता है। यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन होता है और जो लिपिड्स और प्रोटीन जो है यहाँ पर फॉर्म होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहाँ पर इनका फॉर्मेशन हुआ था और ये इनकी डिस्ट्रीब्यूशन करता है लिपिड्स और प्रोटीन की। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लाइसोसोम्स। लाइसोमीन्स होता ही ब्रेक करने का मतलब होता है लाइसोसोम्स का। लाइसोसोम्स भी सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। लाइसोसोम भी सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। लाइसोसोम्स हमने सेल के स्ट्रक्चर में पढ़ा था, कुछ ऐसे छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते थे, ये गोल गोल टाइप्स ऐसे करके छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते थे। इनके अंदर ना डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये छोटा सा स्ट्रक्चर है, इसको अगर मैं शेड करके दिखा रही हूँ तो इसके अंदर यहाँ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक प्रोटीज, लाइपेज, न्यूक्लियस वगैरह, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम्स क्या करते हैं कि ब्रेक करता है ना, तो ये किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को एक सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर देता है। लाइसो मतलब ब्रेक करना ही होता है। अब लाइसोसोम्स जो है वो सेल को क्लीन रखता है। अगर हम सेल को क्लीन रखना चाहता है, वो सेल क्लीन रहना चाहिए, तो लाइसोसोम में अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ जाता है, फॉरेन पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, लाइक बैक्टीरिया या कोई वायरस या फिर कोई फूड भी हो सकता है, अगर वो आ जाता है लाइसोसोम के अंदर तो ये उसको डाइजेस्ट कर लेता है ताकि सेल हमारा क्लीन रह सके। ठीक है, ये उस फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेता है। फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेता है, इसी वजह से इसको डिस्पोजल यूनिट्स कहा जाता है।
फिर क्या होता है कि सुसाइडल बैग्स क्यों कहा जाता है? सुसाइडल बैग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब सेल डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो लाइसोसोम्स में भी कि वो बर्स्ट हो सकते हैं, फट सकते हैं, और फिर इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो लाइसोसोम से बाहर निकल जाते हैं। जब जाहिर बात है जब लाइसोसोम बर्स्ट होगा तो इसके एंजाइम्स तो बाहर चले ही जाएंगे। जब एंजाइम्स बाहर चले गए हैं ना, तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम फिर उसी लाइसोसोम को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसा भी है फटा हुआ या जैसा भी, तो ये उसी को डाइजेस्ट करने लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसी के एंजाइम थे और फिर उसी को खाने लग गए, तो ये सुसाइड कहलाती है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग्स कहते हैं। ये ज्यादातर मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स वगैरह में पाया जाता है। मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल इज द पार्ट ऑफ WBCs। फिर है फंक्शन इसका कि ये एपोप्टोसिस या सेल डेथ, सुसाइडल बैग्स से रिलेटेड है। ये मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट में हेल्प करता है। ये मेटामॉर्फोसिस मतलब जो इंसेक्ट्स में जो लार्वल स्टेज से लेकर जो उनके एडल्ट होने तक जो भी उनमें चेंजेस आते हैं उसे मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। उसके बाद है यहाँ नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस और लाइसोसोम, ये सब जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन होते थे। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन तो स्मूथ, इसको हम डायग्राम से समझ सकते हैं। आई हैव अ डायग्राम, ये है इसका डायग्राम, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का है ये डायग्राम। इसमें दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर होती है और एक इनर होती है। ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, जिसको हम लोग क्रिस्टी बोल रहे हैं। ये जो इन्होंने इस तरह से स्ट्रक्चर दे दिया है ना, ये क्रिस्टी है, और इसके बीच का जो स्पेस है उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ये जो फ्लूइड पार्ट है इसके अंदर ये फ्लूइड होता है, इसको मैट्रिक्स कहते हैं। राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं इसमें और DNA। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, जिसमें कि अपना ही राइबोसोम और DNA होता है, जिसकी वजह से कि वो प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है? माइटोकॉन्ड्रिया में जो है सेलुलर रेस्पिरेशन में बहुत हेल्प करता है। जहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा होता है, मतलब ये जो क्रैब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC का मतलब है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत ज्यादा अहम रोल होता है इसका। एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत काम करता है। फिर है यहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ATP बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे एनर्जी रिच कंपाउंड कहा जाता है। इसके अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। अब सेल के अंदर कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी तो उसके लिए उसे एनर्जी की जरूरत तो होगी ही। अपनी लाइफ के लिए एनर्जी की जरूरत तो होगी, हमें भी जरूरत होती है लाइफ के लिए एनर्जी की। तो वो जो एनर्जी है वो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होती है ATP मॉलिक्यूल की फॉर्म में। यहाँ पर जो एनर्जी है वो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होती है ATP मॉलिक्यूल की फॉर्म में। अब बॉडी जो है वो इस एनर्जी को स्टोर कर लेती है ATP में, और जब भी केमिकल एक्टिविटीज होती हैं तो फिर ये इनको दे देगी क्योंकि उसने स्टोर कर रखा है। इसीलिए ATP को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद नेक्स्ट है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स भी डबल मेम्ब्रेन होता है। इसका स्ट्रक्चर भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह सेम ही होता है लगभग। आउटर जो इसकी मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है, और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो थाइलेकॉइड होती है। उसमें जो इनर मेम्ब्रेन थी वो क्रिस्टी थी, फोल्ड्स बने हुए थे। यहाँ पर थाइलेकॉइड होता है। थाइलेकॉइड कुछ इस तरीके से, ये इस तरह से होते हैं और ये एक दूसरे से अटैच होते हैं यहाँ पर, और इस तरह से सब तरफ ये अटैच होते हैं एक दूसरे से। इस तरह से थाइलेकॉइड होते हैं। तो यहाँ पर भी और दूसरा थाइलेकॉइड होगा, यहाँ पर भी दूसरा थाइलेकॉइड होगा, ये एक दूसरे से अटैच होते हैं। प्लास्टिड्स बताया था मैंने कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स ही ऐसे होते हैं जिनमें कि अपना DNA और राइबोसोम होता है, फिर वो प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकते हैं। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है। ये 3 तरीके का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो हमें पता ही है, प्लांट्स में रहता है ये, तो याद रहेगा कि ये प्लांट में प्रेजेंट होता है। ये जो है ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है प्लांट्स को क्लोरोफिल की वजह से। प्लांट्स होते ही ग्रीन इसलिए हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्रोमोप्लास्ट जो है वो इसे ग्रीन कलर के अलावा कोई और कलर प्रोवाइड करता है, फ्रूट को या फ्लावर्स को, जिसको भी, तो येलो, ऑरेंज, रेड कोई और कलर देगा अदर देन ग्रीन। और ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो
कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। ये इनमें कोई कलर नहीं होता है। ये नॉन ग्रीन प्लांट्स में पाए जाते हैं। फूड स्टोरेज में हेल्प करते हैं। फूड स्टोरेज 3 टाइप्स में, मतलब 3 उसमें डिवाइड कर दिया है इन्होंने। यहाँ पर ये एमाइलोब्लास्ट होता है जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है एज स्टार्च, और फिर एल्यूरोब्लास्ट स्टोर करता है प्रोटीन को, एलायोब्लास्ट स्टोर करता है लिपिड और फैट को। उसके बाद नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है हमारे पास वैक्यूल्स। सेल के डायग्राम में हमने देखा था कि वैक्यूल्स सेल के अंदर कुछ ऐसी एम्प्टी स्पेस हमने दिखाई थी, उसको वैक्यूल्स कहा जाता है। वैक्यूल्स एम्प्टी स्पेस होती है, लेकिन इसमें कुछ भी कोई इसमें वेस्ट चीज़ भी आ सकती है, कोई यूजफुल मटेरियल भी आ सकता है, सॉलिड भी आ सकता है, लिक्विड भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है इसके अंदर। पर ये सेल में बहुत सारा पार्ट कवर करता है। 50 to 90% पार्ट जो है ये कवर कर लेता है, और बहुत सारी जगहों पर सेल में ये होता है। सिंगल मेम्ब्रेन होता है। इसकी सिंगल मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। यहाँ पर 4 टाइप्स के वैक्यूल्स होते हैं। एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो कि ये है। यहाँ पर 4 टाइप्स के वैक्यूल्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, एक्सक्रीशन या ऑस्मो रेगुलेशन में ये हेल्प करते हैं। फिर नेक्स्ट होता है सैप वैक्यूल। सैप वैक्यूल जो है वो स्टोर करता है किसी भी यूजफुल और वेस्टफुल प्रोडक्ट्स को, और टर्जिडिटी भी प्रोवाइड करता है। वेस्टफुल भी हो सकता है, यूजफुल कैसा भी हो सकता है। फूड वैक्यूल्स फूड डाइजेस्टिंग होता है, फूड को डाइजेस्ट करता है। एयर और गैस ये जो है बुयांसी प्रोवाइड करता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। फिर है हमारे पास नेक्स्ट राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्रीज कहा जाता है। ये जो मैंने इस तरह ब्रैकेट में हाईलाइट करके लिख रखा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये समझ लीजिए इसका दूसरा नाम है। ये याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। अब जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच था ना, वो हमने ऐसे करके बनाया था और इसमें ये राइबोसोम्स अटैच कर दिए थे इस तरह से। तो इसकी तो कोई मेम्ब्रेन नहीं है ना, ये तो बस एक ऐसे छोटा सा डॉट से स्ट्रक्चर है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए इसे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कहते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है ये, इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्रीज कहा जाता है। प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोम हेल्प करता है। फिर यहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स हमारे कंप्लीट हो चुके। उसके बाद सेल ऑर्गेनल्स के बाद यहाँ पर डिफरेंस दे रखा है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। प्लांट सेल जो होते हैं वो साइज में थोड़े बड़े होते हैं इन कंपैरिजन टू एनिमल सेल, और एनिमल सेल जो होते हैं वो थोड़े साइज में छोटे होते हैं इन कंपैरिजन टू प्लांट सेल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर बार इस्तेमाल होता है कि सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में तो प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट होती है सेल वॉल। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, जाहिर बात है ग्रीन तो प्लांट सेल ही होते हैं ना। एनिमल सेल में तो, एनिमल्स में तो कोई कलर वगैरह का वो नहीं होता है, जो कोई पिगमेंट हो उसके अंदर, तो क्लोरोप्लास्ट एनिमल्स में नहीं होता। प्लांट सेल में वैक्यूल्स लार्ज होते हैं, थोड़े बड़े साइज में होते हैं, और परमानेंट है कि वो होते ही होते हैं। एनिमल सेल में कोई जरूरी नहीं है कि वैक्यूल्स हों, वैक्यूल्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, कभी हो कभी नहीं हो। यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो पेरिफ्री पे होता है, साइड में होता है, यहाँ सेंटर में होता है। लाइसोसोम्स रेयर होते हैं प्लांट सेल्स के अंदर, और एनिमल सेल्स में लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। स्टोरेज मटेरियल इज स्टार्च ग्रेन्स इन प्लांट सेल, और स्टोरेज मटेरियल इज अ ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स इन एनिमल सेल। एक प्लास्टिड्स भी होता है, यहाँ पर तो प्लास्टिड्स प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर प्लास्टिड्स एब्सेंट होता है। मैं भूल गई लिखना। तो ये है डिफरेंस प्लांट सेल और एनिमल सेल का। अब ये सेल का हमारा लास्ट यूनिट है, सेल डिवीजन, लास्ट टॉपिक सॉरी। सेल में सेल डिवीजन क्या होता है कि जिसमें कि नए सेल्स बनते हैं। डिवीजन का मतलब है जिसमें नए सेल्स फॉर्म होते हैं, उसको सेल डिवीजन कहते हैं। 2 तरीके का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस क्या होता है कि इसमें जो सेल का डिवीजन होता है उसमें 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं, और मियोसिस जो सेल का डिवीजन है इसमें 4 डॉटर सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। माइटोसिस में जो 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं, और मियोसिस में जो 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। यहाँ पर डिप्लॉइड का मतलब होता है जिसमें कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स पेयर्स में नहीं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और हैप्लॉइड जिसमें कि 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब होता है
हैप्लॉइड को हम लोग एन से शो करते हैं, डिप्लॉइड को 2n से शो करते हैं। अच्छा, डिवीजन जो हो रहा है सेल का, यहाँ पर जैसे कि ये हमारा एक सेल है और ये जो है वो यहाँ पर डिप्लॉइड है, ठीक है। यहाँ पर इसका डिवीजन होगा, यहाँ पर इसका डिवीजन होगा, तो ये डिप्लॉइड सेल ही फॉर्म कर रहा है ना। यहाँ भी डिप्लॉइड है पेरेंट सेल, और जिसके डॉटर सेल्स हैं वो भी डिप्लॉइड हैं। ये जो है हमारा वो पेरेंट सेल हुआ और ये डॉटर सेल हुआ। यहाँ पर तो एक ही डिवीजन हुआ, यहाँ देखा है इन्वॉल्व ओनली 1 सेल डिवीजन। अब यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ जो 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पर भी पहले जो पेरेंट सेल है वो डिप्लॉइड ही है, उसके बाद जो उससे डॉटर सेल्स बने हैं वो भी डिप्लॉइड हैं, लेकिन यहाँ पर जो सेकंड वाला हमारा डिवीजन होगा वहां पर ये हैप्लॉइड हैं, ठीक है। ये पेरेंट सेल है और फिर ये डॉटर सेल है। यहाँ पर 2 बार डिवीजन हुआ है और यहाँ पर सिर्फ एक ही बार डिवीजन हुआ था। और प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है, पेयर्स में नहीं, यहाँ पर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और यहाँ पर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये माइटोसिस में जो पेरेंट सेल होते हैं और डॉटर सेल जो होते हैं वो अपने पेरेंट सेल के जैसे ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर पेरेंट सेल के जैसे नहीं हैं डॉटर सेल्स, यहाँ पर अलग होते हैं। फिर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। इसी से समझ में आ जाएगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है तो सोमैटिक सेल्स में होता है, बॉडी के जो भी सेल्स होते हैं उनमें होता है माइटोसिस, और मियोसिस जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस और ओवरी में होता है, उसमें होता है ये। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था सेल का। सेल डिवीजन आगे बहुत बड़ा होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। माइटोसिस की भी स्टेज आती है, मियोसिस की भी स्टेज आती हैं, वो आगे बाद में पढ़ा जाएगा। अभी के लिए इतना काफी है। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।